बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी 3 बड़ी अहम ख़बरों की डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह के रिसर्चर और जस्टिस मुनीब अख्तर के ड्राइवर को उनके ओहदों से फ़ारिग किए जाने का क्या मामला है, ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, काजी फैसल साहब ने ये फ़ैसला किस लिए किया, क्यों किया, एक तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसकी चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है। इस मामले की डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ये डेवलपमेंट क्यों हुई है। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनने या ना बनाने के हवाले से जो ख़बर है उस ख़बर की डिटेल भी आपके साथ हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, जैसे इमरान खान साहब ने एक नया इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू पर भी हम बात करेंगे। हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन ख़बरों की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। पहली ख़बर नाज़रीन, जो आज कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल किया गया था स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब की सरबराही में, जिसमें जो इलेक्शन तरमीमी जो बिल है वो पेश किया जाना था। लेकिन आज नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के लिए इस इजलास से अच्छी ख़बर यह है कि इजलास तो कौमी असम्बली का हुआ, लेकिन इजलास के बावजूद जो बिल पेश होना था वो पेश नहीं किया जा सका। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि आज तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं मुमताज़ अली मुस्तफ़ा साहब, वो हरकत कलब बंद होने पे उनका इंतकाल हो गया है। तो उनके इंतकाल के बायस आज कौमी असम्बली का जो इजलास है वो सिर्फ इस हद तक हुआ है कि तहरीक इंसाफ के इस रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ अली मुस्तफ़ा साहब की आज जो है वो दुआए मग़फ़िरत की गई, उनके वुरसा के साथ जो है वो ताज़ियत की गई, और इसके बाद जो कार्रवाई थी कौमी असम्बली की उसको मुलतवी कर दिया गया। ये नाज़रीन, मैं 2008 से कौमी असम्बली के इजलास को भी कवर करने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। 2008 से लेकर 11 तक तो तसलसल के साथ किया। तो उसमें एक रवायत है कि जब कोई रुकन कौमी असम्बली इंतकाल हो जाता है तो उसकी दुआए मग़फ़िरत और ताज़ियत के बाद इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। तो कौमी असम्बली का इजलास आज बग़ैर कार्रवाई के जो है वो मुलतवी कर दिया गया। मुमताज़ अली मुस्तफ़ा साहब के इंतकाल की वजह से रहीम यार ख़ान से इनका ताल्लुक़ था। अब कल ये जो बिल है, इलेक्शन तरमीमी जो बिल है, ये कल कौमी असम्बली के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वैसे आज के इजलास में जो तहरीक इंसाफ के मंडी बहाउद्दीन से रुकन असम्बली हैं हाजी इम्तियाज़, उनकी गुमशुदगी के हवाले का जो मामला है वो भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से उठाया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी साहबा की जो दरख्वास्त थी कि उनको डिटेल बताई जाए कि उनके ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर कितने मुकदमात हैं। तो आज आमिर फ़ारूक साहब ने बुशरा बीबी साहबा की इस दरख्वास्त पर समाअत की है। लतीफ़ खोसा साहब इस केस में पेश हुए हैं, और आमिर फ़ारूक साहब ने जो DG ऑपरेशन है रावलपिंडी, उन्हें 7 अगस्त का नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। अदालती कार्रवाई के दौरान वकील लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि 9 मई के मुकदमात में बुशरा बीबी साहबा को शामिल कर लिया गया। इद्दत निकाह केस में उनकी रिहाई हुई थी और इन केसेस में कोई तहकीकात भी नहीं थी, और इसके बावजूद कहा गया कि बुशरा बीबी साहबा को हमने गिरफ़्तार करना है। तो लतीफ़ खोसा साहब के इन दलाइल पे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि 9 मई के वाक़े को तो 1.25 साल हो गया है, जिन केसेस में आप ये बात कर रहे हैं कि बुशरा बीबी साहबा की गिरफ़्तारी डाल दी है, तो ये तो 1.25 साल इस मामले को हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट का अब ये फ़ैसला भी आया है कि एक केस में अगर गिरफ़्तारी डल जाए तो बाकी केसेस में भी गिरफ़्तारी हो जाती है। ये नहीं हो सकता कि एक केस में रिहाई हो और बाकी उस रिहाई के बाद या ज़मानत के बाद आप किसी दूसरे केस में गिरफ़्तार कर लें। ये चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा। और फिर उन्होंने पूछा कि 9 मई की FIRs किधर हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब ने वो FIRs पॉइंट आउट की कि रिकॉर्ड के ऊपर फाइल में वो तमाम FIRs लगा दी गई हैं। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि ठीक है, इस पे जो DG ऑपरेशन है रावलपिंडी के पुलिस के, उनको नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लेते हैं कि इन FIRs का स्टेटस क्या है, इसमें तहकीकात का या इंक्वायरी का, तफ्तीश का स्टेटस क्या है। तो 7 अगस्त तक जो है इस केस की समाअत को आमिर फ़ारूक साहब ने मुलतवी कर दिया। आज 5 अगस्त से यानी एक दिन का बीच में वक्फा डाला है। इसी तरीके से नाज़रीन, इसी नोयत की एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब की जानिब से दायर की गई थी कि मेरे खिलाफ़ कितने मुकदमात हैं वो डिटेल दी जाएँ, जिसमें नैब को, पंजाब पुलिस को, FI को फरीक बनाया गया था। तो आज लाहौर हाई कोर्ट के शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब ने इस केस की समाअत करते हुए
पंजाब हुकूमत को और दीगर फरीकैन को, IG को, NAB को, FI को नोटिस जारी करके उनसे जवाब तलब कर लिया है। मुकदमात की डिटेल जो है मंगवा ली गई हैं। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट की हमने बात की तो लाहौर हाई कोर्ट में 2 अहम मुकदमात की और भी समाअत हुई, जिसमें उस्मा बुखारी साहबा जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब से, तो उनके ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया के ऊपर बेहुदा घटिया कैंपेन चलाई गई और फिर उस्मा बुखारी साहबा ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। तो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम साहबा ने इस केस की समाअत की है, जिसमें पंजाब हुकूमत और दीगर जो फरीकैन हैं उनसे जवाब तलब कर लिया गया। अलबत्ता FI की जानिब से ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई कि जो इनिशिएट करने वाले हैं इस बेहुदा घटिया कैंपेन को उस्मा बुखारी साहबा के ख़िलाफ़, उसमें जो मुलज़म है गुजरात से जिनका ताल्लुक़ है शफ़ीक, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और मवाद इसी मुलज़म ने तैयार करके सोशल मीडिया पे डाला था शफ़ीक ने। और शफ़ीक से FI ने कहा कि मज़ीद तफ्तीश की जा रही है और मज़ीद तफ्तीश के नतीजे में मज़ीद मुलज़मान के नाम सामने आएंगे तो उनको भी गिरफ़्तार करके जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं आलिया नीलम साहबा, उनकी तरफ से जो एक्स की सर्विस पाकिस्तान में प्रोवाइड की जाती है उससे मुतल्लिक जो मामलात हैं, जो डिटेल्स हैं कि कैसे फ़राहम की जा रही हैं, सर्विसेज कैसे ली जा रही हैं, कैसे दी जा रही हैं, कैसे यूटिलाइज़ की जा रही हैं, इस पर भी मुतल्लिका इदारों से जो है वो जज साहब ने जो है वो जवाब तलब कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन अज़हर मशवानी के भाई की गुमशुदगी से हवाले से उनकी बाजियाबी के लिए जो लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी, उस पटिशन को आज लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले लिया गया है और ये कहते हुए कि चूँकि जो अज़हर मशवानी हैं उनके भाई जो लापता हैं, एक टेलीफोन करके बताया गया है कि उनके भाई इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास है, तो लिहाजा हम ये दरख्वास्त वापस लेते हैं। तो इम्कान है कि ये जो दरख्वास्त है अज़हर मशवानी के भाई की गुमशुदगी की, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। जैसे इससे पहले शहबाज गिल के भाई की गुलाम शबीर की गुमशुदगी का मामला लाहौर हाई कोर्ट से वापस लेके जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था। अब आ जाते हैं नाज़रीन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो ड्राइवर हैं उनको ओहदों से क्यों फारिग किया गया। सोशल मीडिया पे नाज़रीन ये बातें चल रही हैं, इस पर सवाल उठाया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा को कि उन्होंने जो 22 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ग़ालिबन उससे जो तासुर दिया जा रहा है, ये जो लिया जा रहा है, दोनों चीज़ें मैं बात कर रहा हूँ कि काजी फाइसा साहब को निशाना बना के कहा जा रहा है कि ये 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा मिनॉरिटी में चले गए और मंसूर अली शाह साहब का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सामने आया जिसमें ये सीटें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया गया, उसका ग़ालिबन कोई काजी फाइसा साहब ने बदला लिया है, कोई इंतकाम लिया है। हालांकि नाज़रीन मैंने जो ज़राए से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है इस मामले के हवाले से, बिल्कुल मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर उन्हें ओहदे से फारिग किया गया है, उनको रिपेट्रिएट कर दिया गया है और जस्टिस मुनीब अख्तर के जो ड्राइवर हैं उनको भी फारिग कर दिया गया है ड्राइवर के ओहदे से और उनको भी रिपेट्रिएट कर दिया गया है। अब मामला क्या है? अब सवाल तो सोशल मीडिया पे उठा दिया गया लेकिन पूरी बात नहीं की गई। पूरी यहाँ यही तो नाज़रीन पाकिस्तान में हो रहा है। मसला ये हो रहा है कि आप आधी बात करके आप इदारों को या इदारों की शख्सियात को मलाइन करते हैं, उनके खिलाफ कंपेन चलाने का, प्रोपोगंडा चलाने का मवाद फराहम करते हैं। हकीकत नाज़रीन ये है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब के दौर में एक रिसर्च सेंटर कायम किया गया था, बनाने का फ़ैसला किया गया, तो उसे पाया तकमील तक पहुँचाया था जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब ने। अब 4 सीटें हैं सुप्रीम कोर्ट में रिसर्चर्स की और वो 4 जो रिसर्चर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को दस्तियाब होते जो कि सीनियर मोस्ट होते थे, यानी चीफ जस्टिस को, सीनियर प्यूनी जज को, उसके बाद तीसरे नंबर के सीनियर जज को और चौथे नंबर के सीनियर जज को वो 4 रिसर्चर मिलते थे कि ये आपके साथ होंगे। फिर फुल कोर्ट के इजलास में फ़ैसला किया गया कि बाकी जजेस को भी ये रिसर्चर दिए जाएँ ताकि उन्हें भी अपने फ़ैसले करने में, मुकदमात के फ़ैसले करने में आसानी हो, उनको भी रिसर्चर की खिदमत दी जाएँ। तो 10 मज़ीद सीटें ग़ालिबन जो हमें ज़राए ने बताया कि मज़ीद तमाम जजेस की, 10 नहीं तमाम जजेस के लिए सीटें क्रिएट की गई कि उनको भी रिसर्चर दी जाएंगे। तो उसके लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया कि वहाँ से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाएगा और उसमें जो लोग लाए जाएंगे रिसर्च सेंटर में वो होंगे जजेस, सबऑर्डिनेट जुडिशरी के, जैसे कि पंजाब से लिए गए थे रिसर्च सेंटर के लिए कुछ रिसर्चर, वो जजेस थे मातहत अदलिया के, तो उनकी खिदमात हासिल की गई थी। और फुल कोर्ट में फ़ैसला ये हुआ था, फुल कोर्ट में फ़ैसला ये किया गया था इसमें जो रिसर्चर आएंगे, क्योंकि साकिब निसार साहब के दौर में मंसूर अली शाह साहब की सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट हो चुकी थी। जब अपॉइंटमेंट हुई थी तो मंसूर अली शाह साहब का प्रपोज़ल ये था, या फुल कोर्ट में ये प्रपोज़ल ये दिया गया कि ये रिसर्चर जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी से लिए जाएंगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि इन सिविल जजेस को जो यहाँ पे आके काम करेंगे, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में कामों का एक्सपोजर होगा,
ان کا تجربہ ہوگا کہ کیسے آپ نے جب یہاں ڈیپوٹیشن میں آنا ہے ریسرچ سینٹر میں، اور پھر یہاں سے جب واپس جا کے آپ نے بطور جج دوبارہ سے اپنے عدالت میں جا کے انصاف کرنا ہے، آپ نے جج کے طور پہ ذمہ داریاں سر انجام دینی ہے، تو ایکسپوجر ہوگا آپ کو کہ ہائر عدالتوں میں کیسے کام ہوتا ہے۔ تو اس میں فل کورٹ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ جو ججز لیے جائیں گے ریسرچ سینٹر کے لیے بطور ریسرچر، یہ 1 سال کی ڈیپوٹیشن پہ لیے جائیں گے، چاہے وہ پنجاب کی عدلیہ سے لیے جائیں، بلوچستان سے، کے پی سے یا سندھ سے، وہ 1 سال کے لیے آئیں گے، اور یہ جو پیریڈ ہے وہ 1 سال کے لیے ایکسٹینڈیبل ہوگا، یعنی 1 سال تو ہے، 1 سال مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، یعنی ٹوٹل 2 سال۔ لیکن جب وہ 2 سال ختم ہوئے تو پھر اس میں پرپوزل یہ آیا کہ جو سپریم کورٹ کے رولز اپنا سرکاری سروینٹس کے جو رولز ہیں، جس میں اگر کوئی ملازم آپ ڈیپوٹیشن پہ لیتے ہیں تو وہ 5 سال تک، میکسیمم 5 سال تک آپ اس کی خدمات لے سکتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ چلیں 5 سال تک ان کی خدمات لے لیں۔ کچھ لوگ 2 سال کے بعد واپس چلے گئے، ان کی جگہ پہ نئے آ گئے، اور کچھ ایسے تھے جن کو پھر 5 سال تک رکھا گیا۔ ڈیپوٹیشن کا جو سرکاری ملازمین کا پیریڈ ہے وہ 5 سال کا پیریڈ پورا کروایا گیا۔ تو اب یہ جو ریسرچر منصور علی شاہ صاحب کے ریپیٹریٹ ہوئے ہیں، ان کے ریسرچر کے عہدے سے فارغ ہوئے ہیں، وہ سول جج تھے اور وہ 5 سال پورے کر چکے تھے۔ 5 سال پورے ہونے کے بعد جب پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ 5 سال تک ہوں گے، پھر یہ ایک نوٹ پٹ کیا گیا تھا، اس نوٹ پہ اپروول ہوئی ہے، تو وہ صرف منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر نہیں ہیں، ان کے ساتھ اور بھی وہ ریسرچر جن کی 5 سال کی میعاد پوری ہو چکی تھی ڈیپوٹیشن کے طور پہ، ان کو واپس بھجوا دیا گیا ہے۔ اب منیب اختر صاحب کے ڈرائیور کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے۔ منیب اختر صاحب کے جو ڈرائیور تھے وہ بھی ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے اور سپریم کورٹ میں اپوائنٹ تھے، ان کے بھی 5 سال پورے ہونے کے بعد ان کو بھی ریپیٹریٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ ان کے ساتھ تھے، تو اس لیے منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر چلے گئے، منیب اختر صاحب کے ڈرائیور چلے گئے۔ یہ جو سوال اٹھانے والے ہیں، ایک سوال کا جواب دے دیں کہ قاضی فیصل صاحب نے ایک ڈرائیور کو فارغ کر کے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب کے ریسرچر کو فارغ کر کے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے؟ ایک ریسرچر گیا ہے، ان کو دوسرا ریسرچر مل جانا ہے، اور مل بھی چکا ہوگا۔ منیب اختر صاحب کو ڈرائیور بھی مل چکا ہوگا، اس کا کسی عدالتی فیصلے پہ کیا اثر پڑنا ہے؟ وہ ایک بیانیہ بنایا گیا تھا نا کہ قاضی فیصل صاحب کو 2 استعفوں کی پیشکش کی گئی، 2 ججز کے سر پیش کیے گئے، ایک نقوی صاحب کا اور دوسرا جو ہے وہ سر پیش کیا گیا، دوسرا جو ہے وہ نقوی صاحب کا اور اعجاز الاحسن صاحب کا پیش کیا گیا۔ تو وہ جو خبر دینے والے تھے ان کی خبر تو آج پھر ایک اور طریقے سے غلط ہو گئی۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے کا آج اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو کس کو ہو رہا ہے؟ قاضی فیصل صاحب کو ہو رہا ہے۔ قاضی فیصل صاحب کو تو اس استعفے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ اور دوسرا ناظرین، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی چیئرمین شپ سے فارغ کر دیا گیا ہے، تو اس میں بھی ذرائع کی کنفرم خبر یہ ہے، باوثوق ذرائع کی خبر یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود ریکویسٹ کی تھی کہ جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی جو کمیٹی ہے، اس کی جو چیئرمین شپ ان کے پاس ہے، خود انہوں نے کہا کہ مجھے اس سے آپ فارغ کر دیں، مجھے آپ اس سے ہٹا کے کسی اور کو اس کی سربراہی سونپ دیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب کے کہنے کے اوپر ان کا نام واپس لے لیا گیا۔ ان کی جگہ پہ اب جو نیا آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ کمیٹی کے جو چیئرمین بنے ہیں، اب میں آپ کو پورا ان کا پینل بتا دیتا ہوں، پوری کمپوزیشن بتا دیتا ہوں۔ جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کے چیئرمین ہوں گے، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس کی ممبر ہوں گی۔ جسٹس شاہد وحید صاحب بھی اس کے ممبر ہوں گے۔ اور اس پوری کمیٹی کو جو ٹاسک فورس ہے اسسٹ کرنے والی، اس کمیٹی کو جو اسسٹ کرنے والی جو ٹاسک فورس کا ہے، اس میں دیکھ لیں جسٹس ہاشم خان کاکڑ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ، جسٹس جواد الحسن صاحب لاہور ہائی کورٹ سے، جسٹس یوسف علی سید ہیں سندھ ہائی کورٹ سے، اس طرح سے باقی ججز ہیں۔ تو اس سے کیا فائدہ لیا گیا؟ اس کو بھی رنگ دیا جا رہا ہے کہ قاضی فیصل صاحب نے کوئی منصور علی شاہ صاحب سے بدلہ لیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، کوئی ٹارگٹ نہیں کیا گیا۔ منصور علی شاہ صاحب نے خود ریکویسٹ کی اور انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، اور ان کی جگہ پہ جسٹس جو ہے وہ یحییٰ افریدی صاحب کو لگا دیا گیا۔ اب ایک سوشل میڈیا پہ اور بھی خبر چل رہی ہے کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے، اب میں وہ پہلے ٹویٹس نکال لوں، اس میں کوشچن کیا کیا گیا ناظرین، کہ لاہور ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ میں بھی ٹاپ 3 ججز سے چیف جسٹس کا انتخاب کرنے پہ غور۔ ذرائع یعنی قاضی فیصل صاحب ریٹائرڈ ہوں گے تو جو ٹاپ 3 ججز ہوں گے اس میں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، ان میں سے کسی ایک کے چیف جسٹس کے انتخاب کے اوپر جو ہے وہ غور ذرائع سے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس راستہ روکنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، لیکن اس کو پہلے ہی
बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी नाकामी होगी। यानी जिसने ट्वीट किया है कि ये जो सोच रहे हैं कि मंसूर अली शाह की जगह पे किसी और को चीफ जस्टिस बनाया जाए, ये सबसे बड़ी नाकामी होगी और जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। अब नाज़रीन, जो भी क्वेश्चन रेज़ किया गया है, मैं कोई आपके साथ चीज़ नहीं शेयर करता। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान निकाल के देखें, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, हम कानून की बात करेंगे, हम आर्टिकल 187 सुप्रीम कोर्ट में तो है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कोई फैसला 187 का कंप्लीट जस्टिस करने का हमारे पास कोई अख्तियार तो नहीं। आप आइन का आर्टिकल 175A का सब क्लास 2 पढ़ लें, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट होगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती होगी, तो जो सदर पाकिस्तान हैं, जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे पे अपॉइंट करेंगे। यानी काजी फायसा की रिटायरमेंट के बाद जिसने चीफ जस्टिस बनना है वो कोई और नहीं, पत्थर पे लकीर है, वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। ये चेंज नहीं हो सकता, ये आइनी तकाजा है, ये आइन के मुताबिक है। अब कुछ दोस्त सवाल पूछ सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में तो बाईपास करके ये सब कुछ किया गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो सकता? तो लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन जो किया गया, उसमें कानून में गुंजाइश है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आइन में गुंजाइश है कि आप ऐसा कर सकते हैं। नीचे से हाई कोर्ट से किसी और को चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती का मामला आएगा, तकर्री का मामला आएगा, तो कोई गुंजाइश ही नहीं, सीनियर मोस्ट को ही चीफ जस्टिस बनाना होगा, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ेगा। हाँ, अनटिल अनलेस अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे होते हैं, तहरीक इंसाफ भी हुकूमत का साथ देती है, अगर नंबर पूरे नहीं होते तो फिर उसमें चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीका अगर तब्दील हो जाए फिर तो कोई और लग सकता है। लेकिन आज के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हुकूमत के पास नंबर भी नहीं है और जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा किसी और के चीफ जस्टिस बनने का कोई इम्कान भी नहीं है। तो ये एक और झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी कंपेन, आधी खबर दे के पूरी खबर ना देना, ये काजी फायसा के खिलाफ की जा रही है और हुकूमत को भी इसमें टारगेट किया जा रहा है। तो एक ये भी है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक नया इंटरव्यू दिया है, एक इंटरनेशनल इदारे की तरफ से कुछ सवालात भिजवाए गए थे मीडिया के इदारे की तरफ से, उसके इमरान खान साहब ने जवाब दिया है। खान साहब उसमें ये कहते हैं कि फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात ना रखना ये हमाकत है, बेवकूफ़ी है, फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अब खान साहब कहते हैं कि मैंने तो फ़ौज को टारगेट नहीं किया, मैंने इंडिविजुअल को टारगेट किया, उन पर भी तनकीद की है। तो खान साहब ने तनकीद तो नहीं, खान साहब ने सीधे सीधे इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं। लेकिन अब ये बात यह है कि इतने दिनों से खान साहब के ये फ़ौज के हवाले से बयानात क्यों आ रहे हैं? क्योंकि खान साहब वो जो कहते थे ना डट के खड़े हैं, खान साहब मान नहीं रहा, वो मना रहे हैं, कोई नहीं मना रहा, खान साहब खुद मान गए हैं। अब माफ़ी वाली बात रहती है, हो सकता है खान साहब माफ़ी पे भी मान जाएं और मान जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि कल जो गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि आएँ बैठे मुज़ाकरात करें, हमारा कसूर हुआ, माफ़ी भी मांगेंगे, तो मशरूत तौर पे माफ़ी मांगने का इंदिया तो दे दिया गया है कि चलें पहले बात कर लेते हैं, एक तरीक़ाकार कर लेते हैं, माफ़ी भी मांग लेंगे। तो ये उसी तरफ ही रास्ता जा रहा है। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका से हमारी कोई रंजिश नहीं। खान साहब क्यों आपकी रंजिश नहीं? आपने पूरा बयानिया बनाया कि आपकी हुकूमत अमरीकी साजिश के ज़रिए हटाई गई, आपने डोनाल्ड लूक के गिर्द घेरा तंग किया, उसको सर्कल कर दिया, अपने लोगों से, अपने पार्टी के वर्कर से न जाने क्या कौन कौन सी बात है, कौन कौन सा जुमला या गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज हैं, मुनासिब अल्फाज हैं जो आपने डोनाल्ड लूक के इस्तेमाल नहीं किए। और फिर आप ये कैसे कह सकते हैं, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत अमरीकी साजिश से गिराई गई, आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अमरीका के साथ रंजिश नहीं? अमरीका की साजिश के ज़रिए अगर आपकी हुकूमत हटाई गई है तो आपकी तो मुंतखब हुकूमत थी। अब आप जब ये बात कह रहे हैं कि अमरीका से कोई साजिश नहीं, तो एक तो आप अपने बयानिए से हट रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाले बयानिए से हट रहे हैं, अमरीकी साजिश वाले बयानिए से हट रहे हैं, और अब आप ताल्लुकात जो है वो हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा हुकूमत में आने के लिए। तो वो फिर अवाम को तो चूना ही लगाया था ना अमरीकी ग़ुलामी से निजात हासिल करने वाला। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है नाज़रीन, आज DGISPR भी 3 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, यौम इस्तिसाल भी है, जो मोदी सरकार की जानिब से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 5 अगस्त 2019 को जो कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया, उसकी जोग्राफी हैसियत को चेंज करने के लिए आर्टिकल 337 भी, आर्टिकल 35 भी, तो उस पर आज भरपूर पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया है। वज़ारत ख़ारजा से भी रैली निकाली गई है और भी सियासी लोगों के जानिब से रैली निकाली गई है और अक़वाम मुत्तहिदा से इस बात का मुतालबा किया गया है कि अपनी करारदादों के मुताबिक जो मसला कश्मीर है उस पर राय शुमारी करवाई जाए और कश्मीर के अवाम को जो है हक़ राय दही का हक़ दिया जाए और वो फ़ैसला करें कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं या वो किस तरह रहना चाहते हैं। तो ये नाज़रीन आज का दिन का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।